भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी या महान्यायवादी। क्या होता है महान्यायवादी और भारतीय संविधान में महान्यायवादी की स्थिति क्या है, उसके कार्य, उसकी सीमाएं, उसकी योग्यताएं क्या हैं, इन्हीं सब पर आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम टू ऑल। परीक्षा सेतु में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए शुरू करते हैं हम आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले इस टॉपिक के पीछे की इम्पोर्टेंस को जान लेते हैं। हाल ही में भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी या महान्यायवादी की नियुक्ति की गई है, जिससे कि ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। साथ ही जब भारतीय संविधान में महान्यायवादी की स्थिति देखते हैं तब भी ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। क्लियर है? तो इस टॉपिक की महत्ता को देखते हुए हमें ये ऐसा लगा कि आप लोगों तक इससे संबंधित जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो इसकी योग्यताएं हैं, अभी हाल फिलहाल में जिसे महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किया गया है, उनके बारे में चर्चा करना अनिवार्य हो जाता है। क्लियर है? चलिए आइए शुरू करते हैं। महान्यायवादी या भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी से संबंधित जिन चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर? सबसे पहले हम टॉपिक शुरू करने के पहले हमारी हमेशा से एक कहें परंपरा या ये चीज़ स्टार्टिंग के लिए हम लेके चलते हैं कि किसी भी टॉपिक को जब हम पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक में आगे किन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, उस चीज़ का रोड मैप आपके दिमाग में बन जाना चाहिए। और इसीलिए हम जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं, जो भी आगे हम पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का रोड मैप या उस चीज़ के बुक को हम यहाँ पर चर्चा का विषय के रूप में लेकर चलते हैं। क्लियर? तो चलिए आज जिस चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जिस संवैधानिक व्यवस्था या अनुच्छेदों के बारे में बात करने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। महान्यायवादी की भारतीय संविधान में स्थिति क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद भारतीय संविधान में ये जो पद है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इतना महत्वपूर्ण पद है जिसके हम कहते हैं कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी है, उसकी नियुक्ति किस प्रकार की जाती है और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। क्लियर? तो महान्यायवादी की स्थिति, पहले तो थोड़ा सा बोर्ड की स्थिति ठीक कर लूँ मैं। क्लियर? चलिए महान्यायवादी की स्थिति के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसकी नियुक्ति के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं पदावधि की। किसी भी व्यक्ति को एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित पद पर बैठाया जाता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, साथ ही गणतंत्रात्मक रूप से हम लेके चलते हैं। यहाँ कोई भी व्यक्ति एक निश्चित समय के लिए ही अपने पद पर आसीन होता है, उसके साथ कोई भी वंशानुगत चीज़ें नहीं जुड़ी होती हैं। तो जिस व्यक्ति को हम जिस पद पर आसीन कर रहे हैं तो उसकी कोई एक निश्चित अवधि होगी और वो उसी अवधि तक ही कार्य करेगा। ठीक? तो महान्यायवादी की पदावधि के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद जो आप लोगों का हमेशा से एक चीज़ होती है ना, जब भी हम संविधान पढ़ते हैं, कोई भी पद आता है कि मैम सैलरी कितनी मिलती है, इसको वेतन कितना मिलता है, या कहा जाए कि पारिश्रमिक कितना मिलता है, तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद किसी व्यक्ति को जब किसी पद पे बैठाया जाता है, या फिर कहा जाए महान्यायवादी को जब पद पर बैठाया जाता है, तो उसको हटाने के लिए भी कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। उन व्यवस्थाओं के बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। इसके बाद कि भारत का महान्यायवादी जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाना है, उसके पास किन किन योग्यताओं का होना ज़रूरी है, क्या उसकी योग्यताएं होने चाहिए कि उसे भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाए। ठीक? उसकी योग्यताओं के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो उसके कार्य, एक मुख्य विधि अधिकारी के रूप में महान्यायवादी के कार्यों के बारे में भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है? इसके बाद कार्य करने के साथ ही महान्यायवादी के साथ कुछ सीमाएं जुड़ी हैं,
कुछ सीमाएं अगर हम बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के साथ, बहुत पदों के साथ हम ये बात करते हैं। क्यों बात करते हैं? क्योंकि किसी एक व्यक्ति को किसी एक पद पर आसीन कर दिया जाए यदि, और उसको अगर शक्तियाँ दे दी जाएं, अगर वो शक्तियाँ असीमित हों, तो आप सोच के देखिए कि कुछ और ही तरीके सामने निकल के आएंगे। तो जो व्यवस्थाएं संविधान में की गई हैं, जो चीज़ें एक राष्ट्र को संचालित करने के लिए, सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ज़रूरी होती हैं, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं गड़बड़ा सकती हैं। ठीक, और इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी पद के साथ कुछ सीमाएं भी जुड़ी होती हैं कि वो किस सीमा तक ही काम कर सकता है। क्लियर? तो बात करेंगे महान्यायवादी की सीमाओं के बारे में। क्लियर? चलिए, भारत का महान्यायवादी, इसकी स्थिति के बारे में बात करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 आर्टिकल 76 ये प्रावधान करता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। ठीक, भारत के महान्यायवादी पद की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की गई है। यह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। और ये चीज़ संविधान में कहाँ वर्णित है? तो ये इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। कहाँ पे? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होगा महान्यायवादी। और किस अनुच्छेद के तहत? 76 के तहत। चलिए, अब बात करते हैं नियुक्ति की। नियुक्त कौन करेगा? देखिए, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी है, तो इतने बड़े पद पे बैठे व्यक्ति को नियुक्त करने का अधिकार या फिर कहा जाए शक्तियाँ किसी ऐसे ही व्यक्ति के पास होंगी जो खुद भी अपने आप में सुप्रीम हो, अपने आप में सर्वोच्च हो। ठीक, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसकी? महान्यायवादी की। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। अब बात करते हैं पदावधि की, पद स्थिति की। महान्यायवादी ना तो सरकारी सेवक होता है और ना ही पूर्णकालिक विधि परामर्शदात्री व्यक्ति होता है। ये कहा जाए कि अगर पद की बात करें तो ये कोई सरकारी पद नहीं है। ठीक, और ना ही कोई सरकारी सेवक है और ना ही पूर्णकालिक होता है कि सरकार पूर्णकालिक रूप से इसको नियुक्त कर रही है, ऐसा नहीं होता है। ये पूर्णकालिक ना तो सेवक है और ना ही परामर्शदात्री व्यक्ति होता है। क्लियर? चलिए, पद अवधि की बात करते हैं। कितने समय तक ये व्यक्ति अपने पद पर रह सकता है? महान्यायवादी का पद पर बने रहना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। किसकी इच्छा पर निर्भर करता है? राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। हालांकि जब सरकार सत्ता में नहीं रहती तब वह भी त्यागपत्र दे देता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सिफारिश पर होती है। और सामान्यतः ऐसे पदों के लिए हर नई सरकार राष्ट्रपति के पास किसी नए व्यक्ति के नाम की सिफारिश करती है। एक चीज़, इस व्यक्ति या फिर इस पद के लिए कोई निश्चित समयावधि भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं की गई है, लेकिन ये व्यक्ति भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनकी जब तक वो चाहें उनकी इच्छा पर ये निर्भर करेगा कि वो कितने समय तक काम करेंगे। 1 साल, 2 साल, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 3 साल, जब तक भी वो चाहें तब तक वो कार्य कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ इसके साथ जुड़ी है कि जब कहा जाए कि जब कोई सरकार कार्य नहीं कर रही है या फिर जब कोई सरकार सत्ता में नहीं रहती है, तब भारत का महान्यायवादी भी त्यागपत्र दे देता है। क्यों? क्योंकि महान्यायवादी की नियुक्ति के लिए जो सिफारिश है वो मंत्रिपरिषद के द्वारा की जाती है। तो हर बार जब भी कोई नई सरकार आती है तो अपने लिए एक नए व्यक्ति का नाम राष्ट्रपति के पास भेजती है और उसके बाद राष्ट्रपति उस व्यक्ति को महान्यायवादी पद पर नियुक्ति देते हैं। क्लियर है? चलिए, अब बात कर लेते हैं योग्यताओं की। योग्यताएं महान्यायवादी पद पर बैठने के लिए या नियुक्त होने के लिए एक व्यक्ति को निम्न प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? उच्चतम
न्यायालय में न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को महान्यायवादी पद पर नियुक्त किया जा सकता है। वह व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में चुना जाने के योग्य होता है, उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी बनाया जाता है। अब जब हम सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे, न्यायपालिका पढ़ेंगे, तब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से पढ़ते हैं कि एक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को चुनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। साथ ही जब हम राज्य में बात करते हैं तो उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को चुनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक, तो ऐसे ही यहाँ पर भी हम देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को महान्यायवादी पद पर नियुक्त किया जा सकता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ये विधि अधिकारी है, तो जाहिर सी बात है कि उसके पास कुछ ऐसी योग्यताएं होनी चाहिए जिससे कि वो विधि संबंधी चीज़ों से पहले से जुड़ा हुआ हो। ठीक, तो कौन से व्यक्ति को हम महान्यायवादी नियुक्त कर सकते हैं? पहला, जो कि बहुत सारी जगह आपको योग्यताओं में मिलेगा, कि वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो। अगला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का 5 वर्षों का अनुभव उसके पास होना चाहिए, या उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। अब योग्यताओं के लिए शॉर्टकट में अगर हम बात करें तो 5 साल तो वो एक न्यायाधीश के रूप में क्या करना चाहिए, उसके पास अनुभव होना चाहिए। उच्च न्यायालय के 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में, ठीक है, कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, या फिर 10 वर्षों तक वकालत का उसके पास अनुभव होना चाहिए। कितने वर्षों तक? 10 वर्षों तक। और ये चीज़ कहाँ पर होनी चाहिए? उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय में, ठीक, उच्च न्यायालय में या तो 5 वर्षों तक उसको न्यायाधीश के रूप में कार्य का अनुभव होना चाहिए, या फिर 10 वर्षों तक उसको वकालत का अनुभव उसके पास होना चाहिए। तीसरा, राष्ट्रपति के अनुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति होना चाहिए। अब सर्वोच्च विधि अधिकारी बना रहे हैं तो इतनी तो हम अपेक्षा कर ही सकते हैं, और ये अपेक्षा हमारे सामने नहीं, ये राष्ट्रपति को ऐसा लगना चाहिए, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि ये कितने समय तक अपना कार्यकाल करेगा, कितने समय तक कार्य करेगा, तो ये चीज़ डिपेंड करती है राष्ट्रपति पे। किस पर निर्भर करती है? राष्ट्रपति पर निर्भर करती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि राष्ट्रपति के अनुसार वह व्यक्ति न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, योग्यताओं के बाद बात आती है पद से हटाने की। क्या इस व्यक्ति को, जो महान्यायवादी के पद पर बैठा है, इसको एक मतलब समय के पहले भी हटाया जा सकता है, और हटाया जा सकता है तो कैसे? ठीक, पद से हटाया जाना। संविधान द्वारा महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। क्लियर है? कोई निश्चित नहीं है कि 2 साल करेगा, 2 महीने करेगा कि 1 महीने करेगा। इसके अलावा संविधान को उसको हटाने को लेकर भी कोई मूल व्यवस्था नहीं दी गई है। ना तो नियुक्ति की व्यवस्था है, ठीक, ना तो नियुक्ति की व्यवस्था है, और ना ही हटाने की व्यवस्था संविधान में की गई है। ठीक, दोनों ही जगह कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बने रह सकता है, अर्थात उसे राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक महान्यायवादी अपने पद पर बना रह सकता है, और जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को हटा देना चाहिए, तो महान्यायवादी को उसके पद से हटा दिया जा सकता है। एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे, ठीक, इस पे स्टार, चंदा मामा, सूरज चाचा जो चाहे बना ले, कि इसको हटाने की व्यवस्था संविधान में नहीं है, कहीं भी वर्णित नहीं है। और जब ये क्वेश्चन यूपीएससी में स्पेशली पूछा जाता है और उसमें जब 2-3 कथन दे दिए जाते हैं, तब हम ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, क्योंकि ज़्यादातर हम पदों के बारे में पढ़ते हैं तो 5 वर्ष, 65 वर्ष, ये आयु सीमा और उसके पद पर बने रहने की अवधि ज़्यादातर दिमाग में घूमती रहती है। तो ये चीज़ याद रखना है कि संविधान में इनके पद पर बने रहने, मतलब कि इनकी नियुक्ति के लिए
और हटाने के लिए कोई भी निश्चित तरीके से व्यवस्था नहीं की गई है। ठीक, अब बात करते हैं पारिश्रमिक की। पारिश्रमिक के रूप में वह राष्ट्रपति को कभी भी अपना त्यागपत्र दे सकता है। ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ से यहाँ आ गई है, पद से हटाए जाने वाली बात, कि वह व्यक्ति खुद भी भारत के राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पद से हट सकता है, या फिर तो राष्ट्रपति हटा दें या खुद से भी वो हट सकते हैं। ठीक, संविधान में महान्यायवादी का वेतन तथा भत्ते तय नहीं किए गए हैं, उसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित क्या मिलता है, पारिश्रमिक दिया जाता है। राष्ट्रपति जो भी निर्धारित करे वही पारिश्रमिक एक भारत के महान्यायवादी को प्रदान किया जाता है। क्लियर? चलिए, महान्यायवादी के मुख्य कार्य अगर हम देखें कि एक मुख्य विधि अधिकारी के रूप में क्या क्या कार्य करता है, उनको बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से बनते हैं। क्लियर है? और जब हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक की महत्ता के बारे में, तो ये दो तरीके से महत्वपूर्ण है। एक तो हाल ही में महान्यायवादी की नियुक्ति की गई है, तो ये करंट का या फिर समसामयिकी का क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा, आपके संविधान में भी महान्यायवादी का पद बहुत महत्वपूर्ण है, और जब ऐसे व्यक्ति जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही है, तो ये टॉपिक अपने आप ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जबकि भारत का प्रमुख या प्रथम विधि अधिकारी जिसको कहा जाता है, तब ये टॉपिक और इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? आइए अब बात करते हैं कार्यों के बारे में, कि एक मुख्य विधि अधिकारी के रूप में महान्यायवादी किन किन कार्यों को संपन्न करता है। पहला, विधिक रूप से ऐसे कार्य या कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसे सौंपे। राष्ट्रपति जो भी कार्य महान्यायवादी को सौंपता है, वो सारे कार्य महान्यायवादी को करने पड़ते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर जो कार्य होते हैं ये विधि संबंधी मामले होते हैं। ठीक, चलिए, भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। राष्ट्रपति चाहे तो इनसे सलाह मांग सकता है किसी भी विधिक मामले में जिसमें कि भारत सरकार का कुछ पक्ष रखना हो। ठीक, तो ऐसे मामलों में ये राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं उन विषयों पे जिन पे राष्ट्रपति उनसे सलाह मांगे। अगला, संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करना। राष्ट्रपति महान्यायवादी को अन्य कार्य इस प्रकार सौंप सकता है। अब बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति जो भी कार्य सौंपेगा वो उसको करने पड़ेंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि एक होता है ना, क्रेविंग होती है कि हाँ काम तो सौंप रहा है, लेकिन कौन से कार्य हैं भाई जो राष्ट्रपति करेगा? राष्ट्रपति और कुछ काम नहीं थोड़ी करवाएगा उससे, क्योंकि विधि से संबंधित व्यक्ति है तो विधिक संबंधी कार्य ही से करवाए जाएंगे, क्योंकि कार्यपालिकीय कार्य इससे नहीं करवाए जा सकते। तो विधि संबंधी जो कार्य होंगे वही राष्ट्रपति सौंपेगा, किसको? महान्यायवादी को। क्लियर? चलिए, संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 143, जिसके तहत राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना होता है। किसको? महान्यायवादी को। किसको? महान्यायवादी को। कौन करेगा पक्ष? महान्यायवादी। क्लियर? और इसीलिए हम कहते हैं ना सर्वोच्च विधि अधिकारी है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद है 143 और 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना होता है महान्यायवादी को, और यही वो कार्य है जो राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी को सौंपे जाते हैं। अगला, भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। जब भी कोई मामला भारत सरकार या किसी और क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, जिसमें कि भारत सरकार को अपना पक्ष रखने की जहां भी आवश्यकता आती है, तब महान्यायवादी भारत सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखता है। ठीक, भारत का पक्ष कौन रखता है? महान्यायवादी रखता है। चलिए, सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार भी इसको प्राप्त होता है। मतलब कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में दोनों ही जगह
इसको सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त होता है और यही कार्य राष्ट्रपति के द्वारा इसको सौंपे जाते हैं। जब भी देश का पक्ष रखना हो, राष्ट्र का पक्ष रखने की बात आती है, तब महान्यायवादी जैसा पद सामने खड़ा हुआ दिखता है। क्लियर? चलिए, अधिकार तथा मर्यादाएं। अधिकार और मर्यादाएं, अभी हम बात कर रहे थे कार्यों के बारे में, जो कि विधि अधिकारी के रूप में कार्य करता है महान्यायवादी। अब हम बात करेंगे इसके अधिकार के बारे में। एक होता है ना कि जैसे आप लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, आपके पास कुछ अधिकार हैं, उन अधिकारों के तहत आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास स्वतंत्रता का अधिकार है, आपके पास कहीं भी आने जाने, घूमने, खाने पीने, व्यापार व्यवसाय का अधिकार है, आपके पास नींद का अधिकार है, यहाँ तक आपके पास प्राणदायक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो आपके पास कुछ अधिकार हैं एक नागरिक के रूप में। ऐसे ही हर पद के एक अधिकार होते हैं कि वो किस हद तक कुछ काम कर सकते हैं। वहीं कुछ सीमाएं होती हैं जो कि उस पद पर को अनियंत्रित होने से या खुद को सर्वा मानने से रोकने के लिए प्रदान की जाती हैं या बनाई जाती हैं। क्लियर? अब बात करते हैं अधिकारों की। भारत के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार होता है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। महान्यायवादी से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, चाहे आपका यूपीएससी हो, चाहे आपका बीपीएससी हो, चाहे एमपीपीएससी हो या सीजीपीएससी हो, अदर कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, वहाँ पर महान्यायवादी से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन के पैटर्न में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। लेकिन जब हम यूपीएससी की बात करते हैं तो हमेशा वो कॉन्सेप्ट वाइज चलते हैं और ज़्यादातर वो स्टेटमेंट पूछ लेते हैं। और जब स्टेटमेंट पूछते हैं तो इन सारी चीज़ों को याद करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक? तो भारत के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार होता है। ठीक? इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाही में भाग लेने या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में बिना मताधिकार के भाग लेने का भी अधिकार होता है। अब ये दोनों सदनों में कार्यवाहियाँ जो होती हैं उनमें ये बैठ सकता है, भाग ले सकता है। क्योंकि हम जब बात करते हैं विधायिका की, जो कि हमारे कहा जाए संसद को कहा जाता है, जहाँ विधियों का निर्माण होता है, तो जाहिर सी बात है कि जब ऐसी जगह जहाँ पे विधियों को बनाया जा रहा है, विधियों का निर्माण हो रहा है, तो उस जगह महान्यायवादी को जाने की और वहाँ पर बैठने की, सुनवाई का अधिकार देना आवश्यक हो जाता है। ठीक? तो संसद के दोनों सदनों में बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है। यहाँ तक कि संयुक्त बैठक, जब हम संयुक्त बैठक की बात करते हैं तो आता है अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद 108। ठीक? अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक होती है और संयुक्त बैठक में भी भारत का महान्यायवादी भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है? मतदान नहीं कर सकता है। बिना मतदान के कार्यवाही में बैठकों में भाग ले सकता है। एक सांसद की तरह सभी वेतन एवं भत्ते एवं विशेषाधिकार इसको प्राप्त होते हैं। क्लियर है? एक सांसद की तरह इसको क्या मिलते हैं? वेतन भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। संविधान ने उसके कर्तव्यों के तहत किसी तरह के संघर्ष को टालने के लिए कुछ सीमाएं भी निर्धारित की हैं। ठीक? कुछ सीमाएं निर्धारित की हैं। उन सीमाओं को देख लेते हैं, कौन कौन सी सीमाएं हैं। बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी भी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता है। किसकी अनुमति के बिना? भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति जो कि आपराधिक मामले में लिप्त है उसका बचाव नहीं कर सकता है। कौन? भारत का महान्यायवादी। क्लियर है? चलिए, दूसरा, भारत सरकार के खिलाफ कोई भी सलाह या विश्लेषण नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि भारत का विधि अधिकारी है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी है और भारत सरकार का हमेशा ये पक्ष लेता है। भारत सरकार की तरफ से हमेशा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में भारत का पक्ष रखता है।
तो जाहिर सी बात है कि ये भारत के अगेंस्ट या भारत के विरुद्ध ऐसा कुछ भी काम नहीं कर सकता या सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता। क्लियर? चलिए तीसरा, जिस मामले में उसे भारत सरकार की ओर से पेश होना है उस पर वह कोई भी टिप्पणी नहीं करेगा। कौन? महान्यायवादी कोई भी टिप्पणी नहीं करेगा, कुछ भी अपनी तरफ से कुछ भी वक्तव्य नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बात हो रही है भारत सरकार की। ऐसा नहीं कि खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के और लगे हैं अपना अपना पक्ष रखने के लिए, तो ऐसा कुछ भी वो नहीं कर सकते हैं। बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी भी परिषद, कंपनी की निदेशक का पद ग्रहण नहीं कर सकता। किसकी अनुमति के बिना? भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी भी परिषद या कंपनी के निदेशक के रूप में काम नहीं कर सकता। यद्यपि एक और चीज़ है कि जब हम बात करते हैं अधिकारों की, तो हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है, निजता का अधिकार है, अपने काम खुद चुनने का अधिकार है, और वो भी तब जब ये व्यक्ति पूर्णकालिक सदस्य, पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं है, पूर्णकालिक सेवक नहीं है, और इसीलिए इसको थोड़ी सी कहा जाए कि रियायत दे दी जाती है। कैसे? यद्यपि महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं है, वह एक सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए उसे निजी विधिक कार्यवाही से नहीं रोका जा सकता। अब वो निजी विधिक कार्यवाही कर सकता है, लेकिन इसमें भी वो भारत सरकार के विरुद्ध नहीं कर सकता है, और किसी भी व्यक्ति को आपराधिक मामलों में डिफेंड नहीं कर सकता है। ठीक, उसका बचाव नहीं कर सकता है। ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें हमने बात की इसके कार्य, इसके अधिकार और सीमाओं के बारे में। क्लियर? चलिए इसके बाद अगर जब हम भारत का महान्यायवादी पढ़ रहे हैं, विधि अधिकारी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? विधि अधिकारी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? विधि अधिकारी पढ़ रहे हैं। विधि अधिकारी पढ़ रहे हैं तो कुछ और अधिकारियों के बारे में भी पढ़ना थोड़ा सा आवश्यक हो जाता है। ठीक, तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे महाधिवक्ता के बारे में, जिसे कहा जाता है भारत का महाधिवक्ता। ठीक, भारत के महाधिवक्ता के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं। महान्यायवादी के अतिरिक्त भारत सरकार के अन्य कानूनी या विधि अधिकारी होते हैं। कौन? महाधिवक्ता। भारत सरकार के महाधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता, दो पद हम और पढ़ते हैं, एक तो महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता। कौन? अपर महाधिवक्ता। क्लियर है? महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता, जो कि कहा जाए कि भारत का महान्यायवादी, उसके बाद आते हैं अपर महाधिवक्ता और अधिवक्ता। ये तीनों विधिक रूप से कार्य करते हैं, और ये जो महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता हैं ये सहयोग करते हैं, सहायता करते हैं किसकी? महाधिवक्ता की। क्लियर? में महान्यायवादी को उनकी जिम्मेदारी पूरी करने में सहायता करते हैं। अनुच्छेद 76 में महाधिवक्ता एवं महाधिवक्ता का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक, इनका कोई संविधान में उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 76 के तहत ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता को भी हमें नियुक्त करना है। महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है। सरकारी स्तर पर विधिक मामलों को देखने के लिए केंद्रीय कैबिनेट में पृथक विधि मंत्री होते हैं। ठीक, मंत्रियों की जब हम बात करते हैं तो विधि मंत्री या कानून मंत्री हमारे पास अलग से हैं। हम पहले ही बात कर चुके हैं, ना तो ये कैबिनेट के सदस्य हैं, ना ही संपूर्ण कर्मचारी हैं, लेकिन फिर भी ये भारत के हर मामले को सामने रखते हैं। किस चीज़ के? जब भी भारत को ज़रूरत पड़ती है। क्लियर? चलिए, तो ये तो बात हुई महाधिवक्ता की। अब थोड़ा सा एक रोड मैप के रूप में हम देख लेते हैं कि जब महान्यायवादी को हम देखते हैं तो किन किन परिप्रेक्ष्यों में हमें इसकी तैयारी करना है। क्लियर? चलिए, पहला तो सबसे पहले जो हमने बात की थी इसकी व्यवस्था के बारे में। व्यवस्था इन सेंस संविधान में व्यवस्था। महान्यायवादी की व्यवस्था अनुच्छेद 76 में की गई है। योग्यताओं की बात करते हैं
तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान इसकी योग्यताएं होती हैं। हम बात कर चुके हैं कि वो व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, वो व्यक्ति कौन बन सकता है? महान्यायवादी बन सकता है। क्लियर? कार्य और शक्तियों की जब बात करते हैं, भारत सरकार को विधिक मामलों में परामर्श एवं संसद व उसकी समितियों में भाग लेना, ये इसका प्रमुख कार्य होता है और ये चीज़ अनुच्छेद 143 में दी गई है। क्लियर? इसके बाद संसदीय विशेषाधिकार, बैठक में भाग लेना परंतु वोट देने का इसके पास अधिकार नहीं है। हमने बात की है यहाँ पे अधिकारों की, किसकी? अधिकार और सीमाएं, अधिकार प्लस सीमाएं। क्लियर? चलिए, सभी न्यायालयों में सुनवाई हेतु सरकार का प्रतिनिधि होता है, प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति होता है। नियुक्ति, त्यागपत्र, वेतन ये किसको कौन देता है? राष्ट्रपति को देता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं इसकी नियुक्ति की तो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जिसके द्वारा नियुक्ति की जाती है त्यागपत्र उसी को दे सकते हैं। तो ये त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। इनके वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो नाम आता है राष्ट्रपति का। ठीक, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आप अपने दिमाग में रख के चलेंगे। क्लियर? चलिए, अगर हम इनके क्रम की बात करें, विधि अधिकारियों के क्रम की जब बात करते हैं, तब सबसे पहला आता है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी, जिसको हम कहते हैं भारत का महान्यायवादी, और इंग्लिश में कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हो सकता है कि आपको महान्यायवादी शब्द ना देके, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको हो सकता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देवनागरी में लिखा दे दिया जाए। तो कुछ चीज़ों के इंग्लिश और हिंदी दोनों मीनिंग हमें देखते हुए चलना है। क्लियर? भारत का महान्यायवादी, इसको इंग्लिश में कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और इसकी व्यवस्था की गई है संविधान के अनुच्छेद 76 में। इसके बाद आता है भारत का अपर महाधिवक्ता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। क्लियर? जो कि दूसरे नंबर का विधि अधिकारी होता है और इसकी व्यवस्था संविधान में नहीं की गई है। ठीक, अनुच्छेद 76 के तहत इसकी व्यवस्था नहीं की गई है। क्लियर? इसके बाद एक और पद है भारत का महाधिवक्ता, जिसको कहते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर? तो ये 3 पद हैं जब हम विधि अधिकारियों की बात करते हैं। पहला नंबर आता है भारत का महान्यायवादी, फिर भारत का अपर महाधिवक्ता, जिसको कहते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और उसके बाद आता है भारत का महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर? जब सर्वोच्च विधि अधिकारी की बात करते हैं तो आता है भारत का महान्यायवादी, और इनको सहायता करने के लिए ये दोनों पद हमारे पास उपस्थित हैं। क्लियर? चलिए, विधि अधिकारियों का क्रम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले MC सीतलवाड़ा भारत की महान्यायवादी बने। पहले भारत के महान्यायवादी के बारे में जब पूछा जाए तब आपके पास दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना आप, ठीक, और इससे क्वेश्चन बनना तय है। इसको मैं IMP बोल देती हूँ या वेरी IMP, आप जो चाहें इसको अपने तरीके से चीज़ों में लिख सकते हैं या ले सकते हैं। ठीक, क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं या ले सकते हैं। क्लियर? प्रथम MC सीतलवाड़ा, ठीक, चमनलाल सीतलवाड़ा इनका पूरा नाम था। सबसे लंबा कार्यकाल जब बात आती है तब भी इनका ही था, और इनकी नियुक्ति पहली बार जब ये बनाए गए थे 28 जनवरी 1950 को बनाए गए और 1963 तक इन्होंने काम किया। क्लियर है? पहले महाधिवक्ता का नाम ये दिया है तो MC सीतलवाड़ा का नाम आता है, और उनके सबसे लंबा कार्यकाल में भी इन्हीं का नाम आता है। 28 जनवरी 1950 को इनकी नियुक्ति हुई और 1963 तक इन्होंने काम किया। इसके बाद सबसे छोटा कार्यकाल की जब बात आती है तब नाम आता है सोली सोराव जी का। ठीक, सोली सोराव जी सबसे छोटे कार्यकाल तक महान्यायवादी रहने वाले व्यक्ति हैं। अब वर्तमान की जो हम बात कर रहे हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारी इस पूरी चर्चा का सार ही यही है और केंद्र बिंदु भी यही है कि हाल ही में भारत के नए
महान्यायवादी की नियुक्ति की गई है और इन्होंने 1 अक्टूबर 2022 से अपना पदभार ग्रहण किया है। और ये डेट भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये इस तरीके के क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे हैं। जब हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों या फिर राष्ट्रपति हों या फिर हम बात करते हैं भारत के महान्यायवादी हों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों या फिर हमारे यूपीएससी के अध्यक्ष हों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हों या फिर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हों या छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हों, किसी भी जब हम महत्वपूर्ण पद की बात करते हैं और हाल फिलहाल में अगर उनकी नियुक्ति की गई है तो उनके पद की डेट हमको याद होना चाहिए। ठीक, तो वर्तमान में आर वेंकट रमणी को 16वें नंबर का महान्यायवादी नियुक्त किया गया है और इनकी डेट याद रखना है, कब नियुक्ति हुई इनकी, ठीक, और कौन से क्रम के हैं, ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। तो हमने बात की पहले की भी जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे छोटे कार्यकाल की और सबसे लंबे कार्यकाल की, और वर्तमान में जिनको बनाया गया है भारत का महान्यायवादी और इनको बनाया गया है कौन से नंबर का, 16वें नंबर का महान्यायवादी नियुक्त किया गया है। क्लियर है? चलिए, तो ये तो था छोटा सा डिस्कशन जो कि आपके करंट से जुड़ा हुआ था, आपके राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ था और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक, तो इन चीज़ों को लेके आज हमने डिस्कशन किया। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए और छोटा सा काम, बस छोटा सा काम आपको करना है कि प्ले स्टोर में जाके हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उस परीक्षा का कोर्स आप एनरोल कीजिए और तैयारी करिए हमारे साथ, जिसका अगर हम बात की नाम की बात करें परीक्षा सेतु, तो परीक्षा सेतु से जुड़िए और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए और अपने सपनों को साकार करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।